हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के बारे में अपने आज बात करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा 2022 की जो प्रैक्टिकल फाइल है, अभिलेख है, उसको किस तरीके से तैयार करना है, कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपने को फाइल तैयार करनी है, इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा कि प्रायोगिक परीक्षा की फाइल कैसे तैयार की जाती है, प्रायोगिक परीक्षा की जो कॉपी होती है अपनी, उसको किस तरीके से तैयार करना है, कौन कौन सी गलतियां अपने से हो जाती है जिसको अपने ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको शिक्षा से संबंधित काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपने इस बार प्रायोगिक परीक्षा 2022 में कौन कौन से प्रैक्टिकल सिलेबस के अंदर हैं उसके बारे में देखें। तो पहला है मृदा नमूना लेना, उसके बाद पीएच व ईसी, यानी कि पीएच तो होता है उसका लवणीय या अम्लीय या क्षारीय, बताने के लिए कि अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। ईसी होता है जो उसकी लवणता के बारे में बताता है, मृदा या जल दोनों के बारे में अपने को बताना है कि जल का पीएच और ईसी और मृदा का भी पीएच और ईसी मान। उसके बाद दूध में मिलावट, जैसे दूध में यूरिया की मिलावट है, स्टार्च की मिलावट है, और जो कृत्रिम दूध है उसके बारे में। उसके बाद है धनायन और ऋणायन ज्ञात करने हैं मृदा में, खाद या मृदा के अंदर धनायन व ऋणायन के बारे में है। उसके बाद मौखिक परीक्षा जो अपनी होती है, और लास्ट में अभिलेख, यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। तो ये अपना सिलेबस के अंदर है प्रायोगिक परीक्षा 2022 कृषि रसायन प्रायोगिक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रयोग नंबर 1 की, जो कि मृदा नमूना लेने के बारे में है। मृदा परीक्षण हेतु नमूना लेना, तो ये आप चाहो तो फाइल में लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी लिखना, पर इसको याद जरूर रख लेना है, क्योंकि जो अपने 5 नंबर पे मैंने लिखा है मौखिक, तो मौखिक के अंदर कई बार प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है कि मृदा की परिभाषा क्या है, मृदा किसे कहते हैं, इस तरीके से मृदा नमूना किस प्रकार से लेना चाहिए, या ये कह लेता है कि मृदा नमूना एक ही जगह पे से क्यों नहीं लिया जाता, खेत में अलग अलग स्थानों से मृदा नमूना क्यों लिया जाता है, तो उसका ये कारण है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि मृदा परीक्षण के उद्देश्य बताओ, कि क्यों मृदा का परीक्षण किया जाता है, क्या कारण है कि मृदा का परीक्षण करते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे उद्देश्य दे रखे हैं अपने को बुक में, जो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर ये दे रखे हैं। तो यहाँ से उद्देश्य आप देख सकते हो, इनको आप चाहो तो फाइल के अंदर नोट कर लो, नहीं तो कॉपी के अंदर, या फिर उसको बुक में से सीधा याद करना चाहो तो वो भी है। अपना जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से है। पहला तो आपको लिखना होता है उद्देश्य। उद्देश्य ये आ जाएगा कि खेत से मृदा नमूना लेना, ठीक है, खेत में से मृदा नमूना एकत्रित करना या मृदा नमूना लेना। उसके बाद 2 नंबर अपने को पॉइंट डालना है उपकरण एवं सामग्री, जिसके अंदर ये उपकरण आ जाएंगे खुरपी, फावड़ा, बर्मा, पैमाना, तगारी, लकड़ी, खरल, मुसल, जो मिट्टी को कूटने के काम आती है। इसके बाद है छलनी, 8 नंबर पे पॉलीथीन के कपड़े एवं थैलियां हैं, गत्ते के डिब्बे हैं। इसके बाद मृदा नमूना एकत्रित करना, अगली हेडिंग आ जाएगी। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं। पहले अपने को साधारण क्षेत्र के नमूने, तो साधारण क्षेत्र के नमूने हेडिंग डाल के ये सारा का सारा अपनी बुक में से, ये जो डायग्राम है वो आपको सफ़ेद पेज है जो आपके अंदर, एक लाइनदार पेज और एक सफ़ेद पेज है। तो सफ़ेद पेज पे इस तरीके से डायग्राम आपको अच्छा स्वच्छ और सुंदर, बिल्कुल साफ सुथरा डायग्राम आपको फाइल में बनाना है। और प्रैक्टिकल में जो कॉपी में आता है तो उसके अंदर भी यही जो चीज़ मैं फाइल में करने के लिए कह रहा हूँ वही आपको प्रैक्टिकल कॉपी में करना होता है, और डायग्राम बिल्कुल सुंदर और साफ बनाए जाते हैं। हेडिंग जो अपने देते हैं, तो हेडिंग दे के उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना। उसके बाद उसकी सब हेडिंग है
तो उसको नीचे भी अंडरलाइन करके साफ साफ और सुंदर, ताकि कॉपी चेक करने वाले को या फाइल चेक करने वाले जो एग्जामिनर आते हैं उन पे आपका इस राइटिंग का, इस हेडिंग का प्रभाव पड़े। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको ये पूरी जो विधि है इसकी वो इसमें प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको लिखनी है। यहाँ से फिर यहाँ से शुरू से लेके ये जितना भी है ये फिर डायग्राम बना दोगे इस तरीके से, ये सारा का सारा आपको लिखना है साधारण क्षेत्र के लिए। फिर बै नंबर अपने डाल के, ठीक है, यहाँ आप दूसरा प्रैक्टिकल दे सकते हो, आप प्रयोग संख्या 2 ऐसे लिख सकते हो कि प्रयोग संख्या, यहाँ तक अपना प्रयोग संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख दो कि प्रयोग संख्या 2 है, प्रयोग संख्या 2 लिख के ऊसर मृदा सुधार हेतु मृदा नमूना लेना, यानी इसमें उद्देश्य आ जाएगा ऊसर मृदा से मृदा नमूना लेना। और यहाँ पे फिर अपने इसकी जो ये सारा का सारा है वो अपने को नोट कर देना है फाइल के अंदर। और इसके बाद अपना तीसरा आ जाएगा, तीसरे के अंदर बगीचा लगाने हेतु मृदा नमूना एकत्रित करने की विधि। आप चाहो तो तीनों को एक ही प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग संख्या 1 में भी कर सकते हो। अगर अलग अलग करना चाहते हो तो प्रयोग संख्या 1 साधारण क्षेत्र से आ जाएगा, प्रयोग संख्या 2 ऊसर मृदा से आ जाएगा, प्रयोग संख्या 3 बगीचा लगाने हेतु मृदा नमूना एकत्रित करना, इस तरीके से। और आप चाहो तो एक ही प्रयोग के अंदर तीनों कर सकते हो। और एग्जामिनर जब अपना प्रैक्टिकल होता है, परीक्षा होती है प्रायोगिक परीक्षा, तो उसमें देखना है कि एग्जामिनर अपने को किस तरीके का प्रश्न देता है। साधारण क्षेत्र वाला देता है तो सिर्फ वही करना है, ऊसर वाला देता है तो सिर्फ वही लिखना है, और अगर बगीचे वाला देता तो सिर्फ बगीचे वाला ही अपने को लिखना है। ये भी अपने से पूछ सकता है वाइवे के अंदर कि मृदा नमूना एकत्रित करने में सावधानियां कौन कौन सी अपने को रखनी है। तो ये कुछ सावधानियां, इसको भी आपको नोट डाउन करना है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। इस तरीके से अपना एक जो पहला प्रयोग है वह पूरा होगा। इसके बाद दूसरा 2 नंबर प्रयोग है, जो दूसरा टॉपिक है अपना पानी का पीएच एवं ईसी ज्ञात करना। जो उनकी पानी है जो अपने जिससे सिंचाई करते हैं खेतों में, तो उस सिंचाई जल का अपने को पीएच मान, पीएच मीटर की सहायता से, और ईसी है वो ईसी जो चालक होता है अपना, उसके माध्यम से इसको ज्ञात करते हैं। तो जो अपने खेतों में पानी होता है उस सिंचाई जल का नमूना लेके आते हैं खेत से, जो भी अपने ट्यूबवेल वगैरह होते हैं जिससे अपने सिंचाई करते हैं, तो वो ताज़ा पानी लेके आते हैं। उसमें पीएच मीटर के माध्यम से पीएच रीडिंग ली जाती है। इसी प्रकार से ईसी के माध्यम से ईसी की रीडिंग अपने ली जाती है। तो इसके अंदर अपने को क्या कुछ लिखना है, तो पहला तो इसमें आ जाएगा उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य प्रयोग संख्या 2 डाल के पीएच मीटर द्वारा सिंचाई जल का पीएच ज्ञात करना, ये उद्देश्य आ जाएगा। इसके बाद लिखना है आवश्यक सामग्री, इसके अंदर कौन कौन से उपकरण अपने को चाहिए वो लिख देंगे। अभिकर्मक कौन कौन से चाहिए ये भी नोट करना है प्रैक्टिकल फाइल में। और जो आपका पेपर होता है, एग्जाम हो, तो उसके अंदर भी लिखना होते हैं। सिद्धांत लिखा जाता है, सिद्धांत आप ये 3-4 लेने हैं जो यहाँ से यहाँ तक इतना लिख देना। इसके बाद विधि अपने को नहीं करनी, ध्यान रखना। विधि ना तो अपने परीक्षा कॉपी है उसमें रखनी है, लिखनी है, ना प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। विधि का मतलब होता है कि हमने उसको करके कैसे देखा है, वो होता है कि अपने किस तरीके से करते हैं प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल करने जो अपने लैब में करते हैं उसकी ये विधि है, तो फाइल में नहीं लिखनी, ना ही इसको परीक्षा कॉपी में लिखना है, इसको नहीं करना। इसके बाद आता है प्रेक्षण सारणी अपने को बनानी है। प्रेक्षण सारणी साफ साफ सुथरी स्केल की सहायता से सुंदर सुंदर प्रेक्षण जो सारणी है वो अपने को बनानी है, लाइनदार पेज पर बनानी है। इस तरीके से 2 कॉलम बना लेंगे। सिंचाई जल का नमूना संख्या विवरण 1 और 2 लिख देंगे। यहाँ पे जो अपना पीएच मीटर से पीएच मान आया वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और अपने जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके माध्यम में जो वहाँ पे रीडिंग आती है, आप चाहो तो वो रीडिंग भी जो आती है वो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो आप ये कर दोगे तो भी सही है। नमूने की श्रेणी एवं निष्कर्ष है जो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, अम्लीय क्षारीय। इसके बाद परिणाम लिखना है, इनको ध्यान रखना, अंडरलाइन करते जाएंगे अपने जो भी हेडिंग देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर डाल के लिख देंगे, दिए गए सिंचाई जल के नमूना संख्या 1 का पीएच मान 5.7 है जो अम्लीय श्रेणी का है। फिर 2 नंबर डाल के यहाँ पे लिख देंगे, दिए गए सिंचाई जल के नमूना संख्या 2 का पीएच मान 8.9 है जो
क्षारीय श्रेणी का है। तो इस तरीके से अपना ये पीएच का जो पीएच लेना है सिंचाई जल का, वो दूसरा अपना जो प्रयोग है वो पूरा होता है। और इसके बाद एक छोटी सी सारणी और अपने बना देना, उसी के नीचे जहाँ सफेद पेज पे आप है बना देना, जहाँ पे परिणाम लिखा है उसके साइड में सामने सफेद पेज होता है, उस पे ये सारणी भी आप नोट कर देना। इसके बाद आप प्रयोग संख्या 3 डालेंगे। तीसरा प्रैक्टिकल है अपना। उद्देश्य में जो लिखा हुआ है वही आप हिंदी वाला लिख दोगे। आवश्यक सामग्री, इसके बाद उपकरण, आवश्यक सामग्री इस तरीके से अंडरलाइन करके उपकरण कौन कौन से चाहिए, अभिकर्मक कौन कौन से चाहिए अपने को करने के लिए, ये सारे के सारे अपने लैब के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, और इसको इसी तरीके से प्रैक्टिकल फाइल के अंदर अपने नोट करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत अपने को पूरा का पूरा सिद्धांत लिखना है, इसको याद भी रखना है साथ के साथ, क्योंकि जो परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें ये अपने को लिखना होता है सिद्धांत भी, तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत है वो नोट करेंगे। सिद्धांत करने के बाद इसमें यहाँ पे आती है विधि। तो ये विधि यानी किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है उसकी विधि है, तो उसको अपने फाइल के अंदर नहीं करना। इसके बाद अपने को बनानी है प्रेक्षण सारणी। ठीक है, प्रेक्षण सारणी बना देंगे। प्रेक्षण सारणी में इस तरीके जो सारणी अपने को दी गई है, ये सारणी बनानी है लाइनदार पेज पे इस तरीके से। ये इसमें आप रीडिंग नोट कर सकते हो जो आती है ईसी के माध्यम से। इसके बाद ये मध्य लवणीय हो जाएगा, कम लवणीय, बहुत अधिक लवणीय हो जाएगा। इसके बाद इसका अपने को रिजल्ट यानी कि परिणाम लिखना है। दिए गए सिंचाई जल के नमूना संख्या 1 की 25 डिग्री सेल्सियस पर की विद्युत चालकता EC 2.0 डाई सेंटीमीटर डेसीसाइमन प्रति मीटर, ये डेसीसाइमन प्रति मीटर है। नमूना मध्यम लवणीय श्रेणी का है। इसके बाद फिर अपने 2 नंबर डाल के लिख देंगे। 2 नंबर डाल के लिखेंगे दिए गए सिंचाई जल के नमूना संख्या 2 की सेम यही EC 0.7 है, नमूना कम लवणीय है। फिर 3 नंबर डाल के लिख दोगे 5.2 है, नमूना बहुत अधिक लवणीय है। तो इस तरीके से अपने ये 3 परिणाम, तीनों प्रेक्षण है अपने यहाँ पे, 3 नमूने हैं, तीनों से ये लिख। इसके बाद प्रयोग संख्या 4 लिखनी है ऊपर। प्रयोग संख्या 4 आ जाएगी, ये उद्देश्य आ जाएगा मृदा का पीएच मान ज्ञात करना। पीछे अपने जल के किए हैं, जल का पीएच मान ज्ञात किया है, जल का EC ज्ञात किया है। अब जो मृदा होती है उस मृदा का पीएच ज्ञात करना और उस मृदा का EC ज्ञात करना, यह आ जाएगा। यहाँ पे उद्देश्य लिखना है। आवश्यक सामग्री ये जो है अपने उपकरण के माध्यम में आ जाएगा। उपकरण में अपने इसमें पीएच मीटर से नहीं कर रहे, अपने इसको लिटमस पत्थर से करेंगे, तो लिटमस पत्थर लिखना है। अगर पीएच मीटर से कर रहे हैं फिर अपने पीएच मीटर लिख लेंगे। अभिकर्मक, तो यहाँ पे अभिकर्मक अपने को लिटमस पत्थर लाल व नीला चाहिए। ठीक है, और जल चाहिए और सर्वव्यापी सूचक, अगर अपने रंग मापी विधि से कर रहे हैं तो सर्वव्यापी सूचक, तो ये तीनों ही आपको अभिकर्मक लिखने हैं। इसके बाद इसका सिद्धांत आपको लिखना है, ये सिद्धांत 2 नंबर। सिद्धांत लिखने के बाद ये पूरा का पूरा सिद्धांत है। तो उसके बाद आती है विधि। विधि में अपने सिर्फ एक ही करेंगे लिटमस पत्थर द्वारा। ठीक है, पीएच मीटर वाली भी दे रखी है, तो अपने जितनी है कर सकते हैं, तो अपने एक बार पीएच मीटर से ही करेंगे, पीएच मीटर द्वारा। तो पीएच मीटर द्वारा जो विधि है, विधि तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो लिखना नहीं, सिर्फ ये हेडिंग डाल देनी है पीएच लिटमस पत्थर द्वारा, लिटमस पत्थर द्वारा। उसके बाद ये जो प्रेक्षण सारणी है वो प्रेक्षण सारणी आपको बनानी है, जैसे ही दे रखी है सारी की सारी वैसे ही आप बना देना प्रेक्षण सारणी। इसके बाद ये प्रेक्षण अपने को लिखना है, प्रेक्षण। ठीक है, लिटमस पत्थर का रंग नीला से लाल हो जाता है, मृदा अम्लीय है। 2 नंबर में लिख देंगे लिटमस पत्थर का रंग लाल से नीला हो जाता है, मृदा क्षारीय है। उसके बाद 3 नंबर में लिख देंगे लिटमस पत्थर का रंग यानी कि कोई, यहाँ लिख दें लिटमस पत्थर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे लिख रहे हैं लिटमस पत्थर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः मृदा उदासीन है। इसके बाद परिणाम आ जाएगा, दिए गए मृदा नमूने का पीएच 5.0 है जो अम्लीय मृदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अम्लीय श्रेणी की है। ये तो 1 नंबर में, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 नंबर आ गया। फिर यहाँ पे 2 नंबर मैंने बोला था तो 2 नंबर डालना है।
दिए गए मृदा नमूने का पीएच मान 8.0 है, जहाँ 8.2 है कुछ भी, जो क्षारीय मृदा है तथा क्षारीय श्रेणी की है। उसके बाद 3 नंबर डाल के लिख देंगे, दिए गए मृदा नमूने का पीएच 6.5 है, जो कि उदासीन है तथा उदासीन श्रेणी की है। इस तरीके से तीनों अलग अलग अपने को यहाँ पे इसके रिजल्ट परिणाम लिखने हैं। फिर अपना आता प्रयोग संख्या 5 आती है, मृदा विद्युत चालकता ईसी ज्ञात करना। अब जो मृदा है, मृदा की ईसी अपने को ज्ञात करनी है। 5 नंबर प्रयोग डाल के उद्देश्य लिखना है, मृदा की विद्युत चालकता ज्ञात करना। ये अपने को उपकरण एवं सामग्री जो चाहिए वो लिखना है 2 नंबर में, उपकरण और सामग्री। फिर अपने को विधि में अपने लिख देंगे संतृप्त मृदा पेस्ट निष्कर्ष, ये लिख देंगे, सिर्फ इतना ही, ठीक है। ये अपने को नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही, संतृप्त मृदा पेस्ट। इसके बाद अपने को विधि संतृप्त मृदा पेस्ट निष्कर्ष लिख के, और विधि तो अपने को लिखनी नहीं है, नहीं लिखनी विधि, सिर्फ अपने करके देखने के लिए होती है। इसके बाद प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। प्रेक्षण सारणी इस तरीके से अपने को 2 प्रेक्षण लेने हैं। ये विद्युत चालकता वाले कॉलम में नोट कर देंगे, अलवणीय और मध्यम लवणीय। उसके बाद इसका परिणाम या जो रिजल्ट है वो अपने को लिखना है। दिए गए मृदा नमूने की विद्युत चालकता 2.4 डेसीसाइमन प्रति मीटर है तथा मृदा अलवणीय श्रेणी की है। 2 नंबर में लिख देंगे, दिए गए मृदा नमूने की विद्युत चालकता 5.2 डेसीसाइमन प्रति मीटर है तथा मृदा मध्यम लवणीय श्रेणी की है। तो ये अपने पीएच और ईसी वाले जो 4 प्रयोग हैं वो अपने को करने हैं। पहले जल के करने हैं, सिंचाई जल के, और उसके बाद मृदा के। इसके बाद आगे अपने प्रयोग संख्या 6, दूध में अपमिश्रण की जांच। ये हेडिंग डाल दोगे, दूध में अपमिश्रण की जांच, ठीक है। जैसे इधर तो लाइनदार वाला पेज होता है, इस तरफ जो साफ पेज होता है, साफ पेज पे लिख देना दूध में अपमिश्रण की जांच, ऐसे करके लिख देना। कईयों के तो जैसे बनी बनाई फाइल आती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, तो उसमें तो अलग अलग लिखे होते हैं, सभी में अलग अलग लिखे होते हैं कि ये प्रैक्टिकल मृदा नमूने के हैं, ये उसके बाद ECPH के हैं, ये दूध में मिलावट के हैं, ये दनायन के हैं। इस तरीके से उसमें अलग अलग पेज के हिसाब से लिखा होता है। लेकिन अगर जिन्हों की सीधी फाइल है, जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाली प्रैक्टिकल फाइल है, तो उसमें आप सफ़ेद पेज पे इस तरीके से, यानी कि जो अपने पहला किया था वो तो मृदा नमूना वाला, तो पहला मृदा नमूना आ जाएगा। उसके बाद अपने पीएच और ईसी ज्ञात किया, जो सफ़ेद पेज होता है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना कि ये पीएच और ईसी, दोबारा यानी कि जल का पीएच और ईसी ज्ञात करना, फिर लिख देना कि मृदा का पीएच और ईसी ज्ञात करना। उसके बाद फिर अगले पेज पे, यानी कि सामने वाले पेज पे उद्देश्य लिखकर प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। तो उद्देश्य आ जाएगा, उद्देश्य यानी कि प्रयोग संख्या 6, इसमें उद्देश्य दूध में यूरिया मिलावट की जांच करनी है। दूध में यूरिया मिलावट की जांच, इसमें आवश्यक सामग्री उपकरण आ जाएगा, उपकरण लिखने हैं। उसके बाद अभिकर्मक कौन कौन सा चाहिए, वो अभिकर्मक अपने को यहाँ पे बुक में से देख के, यहाँ सीधा अपने वीडियो चल रहा है तो इसी में से आप देखकर इसको नोट डाउन कर सकते हो प्रैक्टिकल फाइल में। ये अभिकर्मक आ जाएंगे। उसके बाद है सिद्धांत, क्या सिद्धांत इसमें होता है वो लिखना है अपने को। उसके बाद जो विधि है, विधि अपने नहीं करनी, ठीक है। विधि अपने को सीधी उसमें प्रैक्टिकल करके देखना होता है, वही होती है विधि, तो विधि अपने को नहीं लिखनी। इसके बाद लिखना है प्रेक्षण सारणी जो अपने को बनानी है लाइनदार पेज पे। दूध नमूना संख्या 1 और 2 अभिकर्मक मिलाने पर मिश्रण का रंग चमकीला पीला हो गया, और दूसरे में लिख देंगे हल्का पीला हो गया। रिजल्ट परिणाम में लिखना है, दिए गए दूध के नमूना संख्या 1 में यूरिया की मिलावट की गई है, यानी कि दूध का अगर रंग चमकीला पीला हो जाता है, यानी कि दूध का रंग सफ़ेद होता है, और अगर उसमें जो अभिकर्मक अपने पीछे देखा था, वो अभिकर्मक मिलाने पर पैरा डाई मिथाइल एमिन बेंजाइल्ड, जिसका शॉर्ट नाम है DAMB, ये मिलाने पर दूध का रंग अगर चमकीला पीला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें यूरिया की मिलावट की गई है। और अगर उसका रंग हल्का पीला हो जाता है मिलाने पर, तो उसमें दूध की मिलावट नहीं की गई। तो यहाँ पे पहले तो ये लिखना है, 1 में यूरिया की मिलावट की गई है, फिर 2 नंबर डाल के
लिख देंगे दिए गए दूध की नमूना संख्या 2 में यूरिया की मिलावट नहीं की गई है। इस तरीके से ये अपना पूरा हो जाएगा यूरिया वाला। इसके बाद अपना है स्टार्च, तो प्रयोग संख्या 7 डालनी है। प्रयोग संख्या 7 उद्देश्य दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करना, ये आवश्यक सामग्री के अंदर लिखना है। इसके बाद अभिकर्मक लिखने हैं, ठीक है। आयोडीन विलयन है अभिकर्मक, यानी कि अब स्टार्च की मिलावट करनी है तो दूध के अंदर आयोडीन विलयन अपने डाल के देखते हैं। सिद्धांत हो जाएगा ये इसका, विधि अपने को नहीं करनी। प्रेक्षण है, प्रेक्षण सारणी अपने को बनानी है। इस तरीके से प्रेक्षण हेडिंग डाल के और उसके बाद जो इसकी प्रेक्षण सारणी है, ये प्रेक्षण सारणी इस तरीके से अपने को बनानी है। तो इसमें आ जाएगा पहला दूध नमूना संख्या 1 और 2। अभिकर्मक मिलाने पर मिश्रण का रंग गहरा नीला हो गया, हल्का भूरा हो गया। रिजल्ट परिणाम हेडिंग डाल के इसमें 1 नंबर डाल के लिखोगे दिए गए दूध की नमूना संख्या 1 में स्टार्च की मिलावट की गई है, यानी कि दूध में अगर आयोडीन विलयन मिलाने पर दूध का रंग गहरा नीला हो गया तो इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है, और अगर दूध का रंग हल्का पूरा हो गया मिलाने पर तो उसमें स्टार्च की मिलावट नहीं की गई है। तो 2 नंबर यहाँ पे डाल के लिख देंगे दिए गए दूध की नमूना संख्या 2 में स्टार्च की मिलावट नहीं की गई है। इसी प्रकार से आता अपना तीसरा डिटर्जेंट है जो, तो प्रयोग संख्या अपनी आ जाएगी 8। 6 नंबर पे यूरिया करना है, 7 नंबर पे स्टार्च है, 8 नंबर पे डिटर्जेंट है। तो इसमें ये उद्देश्य लिख देंगे। इसी प्रकार से उसका उपकरण लिखना है, अभिकर्मक लिखने हैं, और इसके बाद इसका सिद्धांत है, सिद्धांत लिखना है अपने को। सिद्धांत लिखने के बाद इसकी जो प्रेक्षण सारणी है वो अपने को लिखनी है। तो यहाँ पे दूध नमूना संख्या 1, अभिकर्मक मिलाने पर मिश्रण का रंग नीला हो जाता है, यानी कि अभिकर्मक मिलाने पर नीला हो गया। 1 में तो ये लिख देंगे, और 1 लिख देंगे नीला नहीं हुआ, ऐसे लिख देना नीला नहीं हुआ। फिर उसके बाद लिखना है परिणाम दिए गए दूध के नमूना संख्या 1 में डिटर्जेंट की मिलावट की गई है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे की गई है, और उसके बाद 2 में लिख देंगे दूध की डिटर्जेंट की मिलावट नहीं की गई है। इस तरीके से अपने को लिखना। एक आता है अपना इसमें कृत्रिम दूध वाला, तो 6 हो गया, 7 और 8, 9 नंबर प्रेक्षण अपने को लिखना है कृत्रिम दूध की जांच, ठीक है। कृत्रिम दूध की जांच उद्देश्य में लिख दोगे, और इसमें जो आवश्यक सामग्री है कृत्रिम दूध में मिलावट की, कृत्रिम दूध की जांच, सिंथेटिक दूध जिसको बोलते हैं उसकी जांच। तो आवश्यक सामग्री में अकेले आपको उपकरण ही लिखने हैं, और उपकरण लिखने के बाद अपने को सीधा उसका प्रेक्षण लिखना है। उपकरण लिखना है, और तीसरा उसमें फिर प्रेक्षण। प्रेक्षण में अपने क्या लिखना है, जैसे अपने पीछे चैप्टर किया था, पाठ किया था, यह आपका चैप्टर है कृत्रिम दूध की जांच वाला। तो इसमें अपने को यहां से लिखना है यह साबुन जैसा लगता है जब उंगलियों के साथ रगड़ा जाता है, तो प्रेक्षण में लिखना है, ठीक है। प्रेक्षण डाल के उसमें लिखना है उंगलियों के साथ रगड़ा जाता है तो साबुन सी चिकनाहट मालूम होती है। किसी पात्र में थोड़ा दूध लेकर थोड़ी ऊंचाई से पानी मिलाते हैं तो साबुन की तरह के जाग पैदा होते हैं। बस यहाँ तक अपने को लिखना है। आगे ये भी लिख देना पीले रंग का हो जाता है, यहाँ तक लिख देना प्रेक्षण के अंदर, ठीक है। और उसके परिणाम में लिख देना कि दिया गया दूध कृत्रिम दूध है। रिजल्ट में लिखना है दिया गया दूध कृत्रिम दूध है। इसके बाद अगला प्रयोग देखें, 6 नंबर पे अपने यूरिया वाला किया, 7 नंबर पे अपने स्टार्च वाला किया, 8 नंबर पे अपने डिटर्जेंट वाला किया, और 9 नंबर पे अपने कृत्रिम दूध वाला किया। तो प्रयोग संख्या 10। प्रयोग संख्या 10 में अपने उर्वरकों में ऋणायन अम्ल आयन की पहचान। तो ये आपको मैं अलग से कॉपी पे बनाकर कि किस तरीके से अपने धनायनों वाला लिखना है, किस तरीके से ऋणायनों वाला फाइल में लिखना है, परीक्षा के अंदर अपने को किस तरीके से उसको लिखना है, तो वो आपको एक अलग से मैं कॉपी में सारणी बनाकर वो अपने को बता देंगे आपको कि किस तरीके से करना है। ये अपने धनायन और जो ऋणायन है वो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसके अंदर है,
ठीक है, ये कार्बोनेट है, क्लोराइड है, दो तो ये है प्रैक्टिकल में, और दनाइन ये सारे के सारे दनाइन हैं। तो इनको अलग अलग इनका जोड़ा बनाकर अपने लेते हैं। तो किस तरीके से कौन कौन सा समूह है दनाइन और रिनाइन का बनता है वो अपने अलग से इसका जो टॉपिक है वो कर लेंगे। तो पहले ये आपको अच्छे से साफ साफ राइटिंग के अंदर कर लेना है। ध्यान रखना कि आपकी प्रैक्टिकल इस तरीके से 2 पेज हैं, इस तरफ आपका जो साफ पेज है और इस तरफ आपका लाइनदार पेज है। जिनके पहले से हेडिंग लिखी हुई है वो तो उस हेडिंग वाले पेजों के अंदर ही करेंगे, लेकिन जिनकी हेडिंग नहीं लिखी तो जब स्टार्ट करते हैं तो जैसे पहला आता है अपना साफ पेज आता है उस पर लिख देंगे मृदा नमूना। ठीक है, इस तरीके से मृदा नमूना लिख के उसके जितने भी 2-3 प्रैक्टिकल अपने करने हैं वो उसमें करेंगे। उसके बाद फिर जब वो पूरा हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद अपने लिखेंगे सिंचाई जल का पीएच व ईसी ज्ञात करना। सिंचाई जल का पीएच व ईसी ज्ञात करना, उसके जो 2 प्रैक्टिकल हैं पीएच मान ज्ञात करना और ईसी मान ज्ञात करना वो कर देंगे। फिर 3 नंबर पे लिखेंगे मृदा का पीएच और ईसी ज्ञात करना, उसके भी पीएच और ईसी वाले 2 प्रैक्टिकल लिख देंगे। फिर अपने साफ पेज पे आगे जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अपने दूध में मिलावट की जांच वाला है इसको करेंगे, तो लिख देंगे दूध में मिलावट की जांच। तो उसके जो 3-4 अपने प्रैक्टिकल है वो लिखेंगे और वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अपने को लिखना है दनाइन और रिनाइन की पहचान करना, उर्वरकों में दनाइन व रिनाइन की पहचान करना। उसके बाद इसके जितने भी मैं करवाऊंगा वो आपको करने हैं। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी जानकारी। अगर किसी भी प्रकार की बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको पूरी की पूरी सहायता दी जाएगी। जितना बन पाया उतना ज़रूर आपको बताया जाएगा जो भी आपकी समस्या आती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आगे आप दनाइन और रिनाइन वाला है वो पार्ट अच्छे से समझ सकते हो। धन्यवाद, शुभ दिन।